हेलो एंड वेलकम गाइज। वेलकम टू स्टेप अहेड अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ने का कोशिश करेंगे जो कि है पाचन तंत्र। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या होता है गाइज, सबसे पहला बात जो वो है भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया। तो गाइज भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया ना 5 अवस्था में पूरा होता है। सबसे पहला आपका क्या है, अंतर्ग्रहण। सबसे पहला जो गाइज है आपका, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा आपका पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा आपका स्वांगीकरण और पांचवा है मल त्याग। तो गाइज ये 5 अवस्था होता है जिसके जरिए आपके शरीर का भोजन पचता है। चलते अब हम लोग आगे की तरफ। तो गाइज देखिए अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, तो भोजन को मुख के अंदर ले जाना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। भोजन को मुख के अंदर ले जाना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। आप लोग ध्यान रखेंगे। अब 2 नंबर पे देखते हैं पाचन। गाइस पाचन क्या होता है, तो भोजन की पाचन की क्रिया। पाचन में हम लोग बस देखिए यहाँ पर ना जो बातें आपके एग्जाम में आते हैं बस वही बात लिखा जाता है गाइस। तो बस आप पाचन में बस इतना ध्यान रखेंगे कि भोजन की जो पाचन की क्रिया है, भोजन की जो पाचन की क्रिया है वह मुख से प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, मुख से प्रारंभ हो जाती है। और एक बात आप देखिए कि मुख में लार ग्रंथियों से लार निकलता है। लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, लार निकलता है। मुख में लार ग्रंथि से ही लार निकलेगा। और इसके बाद जो है कि आपके मुख में जो मतलब जब लार निकलता है तो उसमें कितने 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है। जब आपके मुख से लार निकलता है तो उसमें 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है, जिसमें सबसे पहला है टाइलिन और दूसरा है मोल्टोस। टाइलिन और मोल्टोस, ठीक है। और ये जो होता है टाइलिन और मोल्टोस, ये क्या होता है, ये भोजन के श्वेत सार अंश वाले को देखिए ये क्या है, ये आपका भोजन के श्वेत सार वाले अंश को सरल शर्करा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और एक बात देखिए जो एक महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलती है। कितना निकलता है, एक दिन में 1.5 लीटर लार निकलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद है लार जो होता है मनुष्य का, उसका प्रकृति क्या होता है गाइज, लार जो होता है मनुष्य के अंदर उसका प्रकृति हमेशा अम्लीय होता है और उसका पीएच मान कितना होता है, 6.8। आप लोग ध्यान रखेंगे कि मुख से भोजन आहार नाल के माध्यम से क्या होता है, मुख से भोजन आहार नाल के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में कैसे पहुंचता है, तो भोजन आहार नाल के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है। आहार नाल में भोजन, आहार नाल में क्या होता है, आहार नाल में भोजन की किसी भी अवयव का पाचन नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ नहीं पाचन होता है कुछ भी, तो जब आहार नाल में क्या होता है, भोजन के किसी भी अवयव का पाचन नहीं होगा। आप लोग इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। चलते हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है गाइज, अब आपको पता होगा, देखिए आप लोगों ने ये क्या हुआ है, अभी तक आप लोगों ने देखा कि क्या होता है, भोजन की प्रक्रिया कितने अवस्था में ख़त्म होता है, तो गाइज ये 5 अवस्था में होता है। अब पाचन के अंदर ही देखिए, क्योंकि ये भोजन का पाचन हो रहा है, तो गाइज उस पाचन की क्रिया में ना आपके शरीर का विभिन्न अंग, आपके शरीर का ना हर एक, अब तो ये क्या है गाइज, देखिए एक तंत्र है ना, तो गाइज तंत्र के अंदर में अंग होता है, समझ रहे हैं। अगर अब तंत्र क्या होता है, तंत्र एक बड़ा चीज़ हुआ और उसके मतलब अगर मैं इस प्रकार से बोलूँ आपको कि बहुत सारे अंगों को मिला करके एक तंत्र बनता है, समझ गए। तो आमाशय में जो होता है, तो गाइज आमाशय क्या है, एक प्रकार का आपके शरीर का अंग है जिसमें भी पाचन का क्रिया होता है। तो अब एक बार हम आमाशय के बारे में देखने की कोशिश करते हैं कि आमाशय क्या है। देखिए आमाशय में क्या होता है, भोजन लगभग 4 घंटे रहता है। आमाशय में भोजन कितना देर रहता है, लगभग 4 घंटे रहता है भोजन आमाशय के अंदर। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर क्या होता है, पाइलिक ग्रंथियों से क्या होता है गाइज, भोजन को आमाशय में पहुंचने से क्या होता है, पाइलोरी ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। और ये हल्का पीला कलर का होता है, ये जठर रस हल्का पीला कलर का होगा। और इसका जो ये किस प्रकार का द्रव्य होता है, तो गाइज ये अम्लीय द्रव होता है। क्या होता है, ये अम्लीय द्रव होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आमाशय के ऑक्सीटोसिन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ध्यान रखना है आपको कि आमाशय के ऑक्सीटेंस कोशिकाओं से क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शांत, ठीक है गाइज। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि आमाशय में ऑक्सीटोसिन कोशिकाओं से क्या होता है गाइज, क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो देखो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो क्या करता है, आपके भोजन के साथ जो भी जीवाणु आते हैं ना, उसको सबको क्या करता है, नष्ट कर देता है। क्या करता है, आए हुए जीवाणु को क्या करेगा, वो नष्ट कर देगा। देखिए जब आप भोजन करते हैं ना, तो हो सकता है भोजन के साथ साथ कुछ जीवाणु भी आपके पेट के अंदर जाए,
तो गाइज ये जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो भी जीवाणु भोजन के साथ आपके शरीर में जाता है सबको क्या करता है, मार देता है, नष्ट करता है। तथा एंजाइम की क्रिया, जो भी आपकी एंजाइम की जो प्रक्रिया होती है, होता रहता है आपके पेट के अंदर, उसको क्या करेगा ना, उसको और फास्ट बना देता है। साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देगा। और क्या करेगा, जिससे क्या होगा, लार में जो टाइलिन जो निकलता है ना, उसका हार्मोन, वो क्रिया क्या होता है, समाप्त हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यहाँ से बन सकता है, वो क्वेश्चन होगा आपका कि अमाशय में जठर रस से निकलने वाले एंजाइम कितने होते हैं। तो गाइस ये 2 एंजाइम होते हैं, पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। देखिए ये जो 2 क्या होता है, अभी आप क्या देखें कि जठर रस से 2 एंजाइम निकलेगा, पहला निकलेगा पेप्सिन और दूसरा निकलेगा रेनिन। तो पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन क्या करेगा, वो प्रोटीन को क्या करेगा, प्रोटीन को खंडित करके क्या करेगा, सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देगा। बहुत बढ़िया। और साथ ही क्या होगा आपका, ये रेनिन जो है ना, ये रेनिन क्या करेगा, ये रेनिन जो होती है, ये आपका दूध की धुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन और ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देगा। किसको बदल देगा, तो भाई ये प्रोटीन कैसिजेन जो है ना, उसको ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। इसके बाद देखिए आगे चलिए, आगे क्या हमारा पक्वाशय। पक्वाशय में देखिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले बात आप ये याद रखें पक्वाशय के अंदर कि पक्वाशय में भोजन पहुंचते ही, जैसे ही भोजन पक्वाशय में पहुंचता है, जहाँ पे मतलब भोजन का मतलब सही तरीक़ा से पाचन होता है, उसे पक्वाशय हम लोग कहेंगे। तो भोजन जैसे ही पक्वाशय में पहुंचता है तो इसमें क्या होगा, यकृत से क्या होगा, यकृत से वो एक पीतरस आएगा। क्या आएगा, एक पीतरस आएगा। और ये पीतरस ना उस भोजन में आकर के मिल जाएगा। और ये पीतरस का प्रकृति जो पीतरस जो कि यकृत से निकल के भोजन में जो मिलेगा पक्वाशय में, उसका प्रकृति क्षारीय होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब ये क्षारीय है, पीतरस क्या होता है, क्षारीय होता है। और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। क्या करेगा, भोजन को भी वो अब क्षारीय बना देगा। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाला जो बात है वो है कि यहाँ अग्नाशय से अग्नारस आकर भी भोजन में मिलता है। यहाँ अब क्या होगा, अग्नाशय से अग्नाशय रस भी आकर के भोजन में मिलेगा। और ये अग्नाशय से जो मतलब ये अग्नाशय रस आता है, उस अग्नाशय रस में 3 प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है, अग्नाशय रस में 3 प्रकार का एंजाइम होता है। सबसे पहला क्या आपका ट्रिप्सिन, दूसरा है इमाइलेज और तीसरा है लाइपेज। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका ट्रिप्सिन है, ये आपका ट्रिप्सिन ये क्या करेगा, ये भोजन एवं प्रोटीन, ये भोजन और प्रोटीन को क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करेगा। और दूसरा क्या आपका, दूसरा आपका इमाइलेज का काम क्या होता है, ये आपका मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करेगा। मांड उसको अंग्रेजी में स्टार्च कहते हैं। स्टार्च को क्या करेगा, घुलनशील शर्करा में बदल देगा। और लाइपेज का जो काम होता है गाइज, लाइपेज का जो काम होता है, लाइपेज क्या काम करेगा, लाइपेज क्या इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तन क्या करेगा, इमल्सिफाइड जो वसा है उसको क्या करेगा, ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करेगा। अब हम लोग कहानी देखते हैं छोटी आंत का। देखिए छोटी आंत के अंदर क्या होता है, गाइज छोटी आंत जो होता है, देखिए छोटी आंत में भोजन किस प्रकार से पाचन होता है, ये एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो छोटी आंत में गाइज, छोटी आंत में आकर के क्या होता है, भोजन की पाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई कभी ये क्वेश्चन करे कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुंह से, और भोजन की प्रक्रिया कहाँ पे आगे खत्म हो जाती है, तो छोटी आंत में। ध्यान रखेंगे आप लोग। और क्या होगा, पूर्ण हो जाती है। और जो पचे हुए भोजन का अवशोषण भी यहीं पे हो जाता है। पचे हुए भोजन का क्या होगा, अवशोषण भी छोटी आंत में ही हो जाएगा। छोटी आंत के दीवारों से क्या होगा, एक आंतरिक रस निकलता है। और वो जो आंतरिक रस निकलता है उसमें 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं। 5 प्रकार से। उसका सबसे पहला है क्या हुआ, इरेप्सिन, दूसरा है मोल्टेस, तीसरा है सुक्रेस, और चौथा है लैक्टेस, और 5वां है लाइपेज। तो ध्यान रखिए। अब एक बार हम लोग देखते हैं सबको। सबसे पहला देखिए इरेप्सिन। देखिए इरेप्सिन क्या होता है, इरेप्सिन क्या करेगा, शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करेगा। बहुत बढ़िया। मोल्टेस क्या करेगा, माल्टेस क्या करेगा, माल्टेस मोल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तन करेगा। माल्टेस क्या करेगा, माल्टेस मोल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तन करेगा। सुक्रेस सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलेगा। इसके बाद लैक्टेस क्या करेगा, लैक्टेस आपका ना लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लाइकेटोज में परिवर्तित करेगा। इसके बाद लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो आंतरिक रस जो निकलता है ना, आंतरिक रस का प्रकृति क्षारीय होता है। ध्यान रखिएगा, क्षारीय होता है।
इसके बाद एक स्वस्थ मनुष्य में, मतलब एक जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। कितना लीटर? 2 लीटर। आप लोग क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे। अब तीसरा स्टेज में आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भोजन का पाचन की प्रक्रिया 5 स्टेज में खत्म होता है। तो अब ये तीसरा क्या है? तीसरा आपका अवशोषण। अब देखिए अवशोषण क्या होगा। अब पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुँचाना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण क्या होता है? तो जो भोजन आपका पच गया है, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुँचाना अवशोषण कहलाता है। और पचे हुए भोजन का पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना उदर द्वारा होती है। किस चीज़ के द्वारा होती है? तो उदर के द्वारा होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। चलते हैं हम लोग आगे। अब अगला है हमारा चौथा, क्या होता है? चौथा होता है स्वांगीकरण। अब देखिए स्वांगीकरण में क्या होगा कि अवशोषित भोजन जो भी है, मतलब अवशोषित भोजन को शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण क्या होता है? जो भी अवशोषित भोजन है उसके शरीर के उपयोग में लेकर के आओ। जैसे कि सपोज आपको अभी कोई खाना उठाना है, या फिर सपोज आपको कुछ दूर चलना है, तो आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी ना। तो बस जो भी पचे हुए भोजन से आपको जो भी ताकत और एनर्जी मिली है, उसका क्या होता है? शरीर के कार्यों में उपयोग करना ही भाई क्या होता है? स्वांगीकरण कहलाता है। अब पाँचवा है मल त्याग। देखिए जब आपका भोजन पच जाता है तब क्या होता है? अपच भोजन, जो भोजन नहीं पच पाता, अपोच भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है। अपच भोजन अब क्या जाएगा? बड़ी आंत में पहुँच जाएगा, जहाँ जीवाणु क्या करेगा? जहाँ जीवाणु इसे मल में बना देता है। फिर जब जीवाणु वहाँ पे क्या करेगा? जीवाणु इसको क्या करेगा? मल में बदल देते हैं और ये गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये आपका शरीर का संपूर्ण प्रक्रिया होता है। अब देखिए, अब एक झलक में थोड़ा हम लोग पाचन की जो क्रिया भी, जो हम लोग अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है पाचन क्रिया, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये 5 स्टेज में ख़त्म होता है। अब वो पाँचों स्टेज का यहाँ पे समरी है, जो कि इस टेबल में आपको समझाया गया है। देखिए पाचन का सारांश देखिए यहाँ पे। सबसे पहला देखिए ग्रंथि रस है, तो सबसे पहले देखिए आपका लार। ग्रंथि रस क्या है? लार जो होता है, लार में कितने प्रकार का एंजाइम होता है? लार में कितने प्रकार का एंजाइम होगा? लार में कितने प्रकार? 2 प्रकार, टैलिन और मोल्टोस। इसके बाद ये क्या होता है? इसका जो भोज्य पदार्थ क्या होता है? श्वेत मांड होता है और मोल्टोस होता है। और प्रक्रिया के बाद ये क्या बनेगा? मोल्टोस और ग्लूकोज। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है? जठररस। जठररस में एंजाइम क्या क्या होता है? पेप्सिन और रेनिन। अब देखिए इसका भोज्य पदार्थ क्या है? एक है प्रोटीन, एक का है कैसिन। और ये प्रक्रिया के बाद क्या बनेगा? तो ये पेप्टोन्स बनेगा और ये कैल्शियम पैराकेसिनेट बनेगा। इसके बाद अब देखिए एक अग्नाशय का रस होता है। अग्नाशय के रस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए अग्नाशय का रस क्या होता है? क्या देखिए अग्नाशय से कितना प्रकार का रस निकलेगा? 3 प्रकार का। ट्रिप्सिन, कितने प्रकार का रस निकलेगा? 3 प्रकार का। 3 प्रकार में क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन, इसके बाद इमाइलेज और तीसरा होता है लाइपेज। अब देखिए इसका जो भोज्य पदार्थ होगा, एक का प्रोटीन होता है, एक का मांड होता है, एक का वसा होता है। और ये बनेगा किस चीज़ में? ये प्रोटीन बदल जाएगा आपका पॉलीपेप्टाइड में, मांड शर्करा में, और वसा हो जाएगा वसाम तथा ग्लिसरॉल में। अब आपका अग्नाशय होता है, तो अग्नाशय में कितने ये क्या होता है? ये होता है ये जो रस होता है आपका अंतरीय रस से क्या होता है? इसमें 5 प्रकार का एंजाइम होता है। सबसे पहला जो इसका एंजाइम होता है वो होता है इरेप्सिन, दूसरा होता है मोल्टोस, तीसरा होता है लैक्टोज, चौथा होता है सुक्रोज और पाँचवा होता है लाइपेज। अब देखिए अब इससे क्या क्या होता है? अब इसका भोज्य पदार्थ क्या क्या होता है? इरेप्सिन का भोज्य पदार्थ क्या होता है? इरेप्सिन का भोज्य पदार्थ प्रोटीन, माल्टेज का मोल्टोस, लैक्टेज का लैक्टोज, सुक्रेज का सुक्रोज, लाइपेज का वसा। अब ये बदलेगा किस चीज़ में? प्रोटीन बदल जाएगा एमिनो अम्ल में, अब मोल्टेज बदलेगा ग्लूकोज में, और लैक्टोज बनेगा ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में, सुक्रोज भी ग्लूकोज फ्रुक्टोज, और वसा हो जाएगा वसा एवं ग्लिसरॉल में, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में ये बदल जाएगा। अब आगे देखिए आप पाचन क्रिया में भाग लेने वाले प्रमुख अंग के बारे में हम पढ़ते हैं। गाइज अब हम पढ़ते हैं पाचन क्रिया में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। सबसे पहला अंग कौन है आपका? लीवर। अब देखिए लीवर में कैसे होता है? देखिए लीवर में क्या होता है? देखिए लीवर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यह मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है मानव शरीर का? वो है लीवर। ध्यान रखिएगा। लीवर का वजन क्या होता है? 1.5 केजी से 2 केजी का होता है, और यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत से होता है, और यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते गए जब हम लोग देखिए अब जो है हमारा कि यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यकृत क्या करता है? मतलब प्रोटीन का जो उपापचय क्रिया होगा उसमें बहुत बढ़िया से भाग लेगा। प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। क्या करता है? जब प्रोटीन विघटन होता है तो क्या होता है? आपका विषैला अमोनिया और अमोनिया निकलता है, जिसको क्या करता है? वो यूरिया में बदल देता है। एक बात और आप लोग ध्यान रखिए, यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यकृत जो होता है ये प्रोटीन की अधिकतम मात्रा, यकृत क्या करता है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। शानदार। आगे बढ़ते हैं आप लोग देखिए। इसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त को ग्लूकोज
वाले भाग को ग्लाइकोजिन में परिवर्तित कर देता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, और संचित करके पोषक तत्व रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। इतना नहीं ध्यान रखना आपको, बस ये बात ध्यान रखिए आप। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजिन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तन कर लेता है, जिसके जरिए वो अपना काम कर पाता है। इसके बाद होता है, इस प्रकार के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को उससे क्या कहता है, नियमित बनाए रखता है। ठीक है, अब देखिए ये लाइन आप ध्यान रखिएगा कि भोजन में वसा की कमी दूर करने के लिए, भोजन में वसा की कमी होने पर, अगर भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। कौन? यकृत। इसके बाद होता है आपका फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है। कहाँ से होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन होता है उसका उत्पादन क्या होता है, कहाँ से होता है, तो यकृत से उसका उत्पादन होगा, और जिसका काम क्या, वो रक्त को थक्का बनने में मदद करेगा। शानदार, लाजवाब, आप लोग ध्यान रखिए इसको। अब अगला देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि अभी हाइपरिन क्या होता है। देखिए हाइपरिन एक प्रकार का प्रोटीन है, नामक एक प्रोटीन होता है। इसका उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। देखिए आपके शरीर में रक्त है ना, तो आपके शरीर में मतलब क्या होता है, रक्त अभी जमता नहीं है, बस ऐसे चलता ही रहता है, हमेशा दौड़ता रहता है आपके शरीर के विभिन्न भागों में। मतलब ये आपका रक्त, बट कैसे, तो ये हाइपरिन के कारण ऐसा होता है। हाइपरिन का काम ही यही है कि वो आपके शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देगा, वो आपके शरीर के अंदर रक्त को दौड़ाते रहेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा कि मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। जो आरबीसी आपके शरीर में मर जाता है उसका जो मतलब नष्ट होता है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए हम लोग आरबीसी को मतलब आरबीसी का कब किसे कहा जाता है, यकृत को। देखिए अब हम लोग आगे जाते हैं। देखिए यकृत में क्या होता है, ये थोड़ी मात्रा में लोहा और तांबा और विटामिन को संचित करके अपने अंदर रखता है, ध्यान रखिएगा शरीर के। और ये क्या होता है, यकृत शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। शरीर, और ये क्या करेगा, ये आपका शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करेगा। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति, सपोज किसी व्यक्ति के भोजन में हम जहर देकर मार दिए, या फिर वो अचानक मर जाता है किसी के द्वारा, तो क्या होता है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के कारण जांच करने के लिए हम यकृत का जांच करते हैं, क्योंकि यही से हमें पता चलता है कि एक्चुअली व्यक्ति मरा कैसे है। आगे बढ़ते हम लोग पित्ताशय को पढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में गाल ब्लैडर कहते हैं। देखिए पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। पित्ताशय क्या होते हैं, पित्ताशय नाशपाती आकार की एक थैली होती है, जिससे यकृत निकलने वाला पित्त जमा रहता है। और इसमें रहता क्या है, तो ये यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है इसमें, पित्ताशय के अंदर। बहुत बढ़िया गाइस, इससे पहले मैं बता दूं कि स्टेप अहेड एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अगर आप में से जो भी छात्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपके लिए हम बहुत बढ़िया से सेशन लाता रहे। इसके बाद है गाइज कि पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नालिका के माध्यम से जाता है। गाइज पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय से पित्त पक्वाशय के माध्यम से पक्वाशय में नलिका के माध्यम से जाता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रत्यावर्ती क्रिया कहलाता है। प्रत्यावर्ती क्रिया के द्वारा होता है। देखिए पित्त जो होता है वो पक्वाशय में गिरता है, तो वो किस क्रिया के द्वारा होता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा होता है। पित्त पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। अगर हम आपसे बोले कि पित्त की प्रकृति कैसे होती है, तो गाइस ये क्षारीय होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और पित्त का पीएच मान कितना होता है, पित्त का पीएच मान 7.7 होता है, इसलिए तो ये क्षारीय है। अच्छा एक बात आप बताइए कि कितने पीएच मान पर किसी द्रव को हम उदासीन कहते हैं। आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने पीएच मान पर हम कोई द्रव को उदासीन कहेंगे। चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए पित्त में क्या होता है, 85% जल की मात्रा होती है और 12% पित्तवर्णक होता है। देखिए पित्त का मतलब कुछ कार्य होता है। देखिए पित्त का क्या कार्य है ये आप देख लीजिए। देखिए यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है पित्त, जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। बहुत बढ़िया। देखिए यह भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु को भी नष्ट करेगा। यह वसाओं का इमल्सीकरण भी करता है। इसके बाद क्या होता है, यह आपका आँत की क्रामुकुंचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों का अवशोषण करने में सहायक भी होता है। देखिए पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से प्रतिलंबन लेना बंद कर देती है और फलस्वरूप विलंब संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसी से पीलिया, इसे ही पीलिया कहते हैं। देखिए पीलिया किसे कहते हैं, ध्यान रखिए। देखिए पित्त वाहिनी में अवरोध होने पर, कि जब पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाता है तो क्या होता है, यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है।
जिसके फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, और जैसे ये संपूर्ण शरीर में फैलेगा तो क्या होगा, इसे आपको पीलिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए अब अग्नाशय के बारे में पढ़ लेते हैं कि अग्नाशय क्या होता है। अग्नाशय या मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह ग्रंथि अंतःस्रावी और यह बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होता है। देखिए, और ये अग्नाशय से ही अग्नाशय रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। और देखिए आपका अग्नाशय रस क्षारीय होता है, जिसका pH मान क्या होता है, 7.5 से 8.3 तक होता है। देखिए इसमें तीन प्रकार के भोज्य पदार्थ होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। इसमें क्या होता है, और ये इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ के पचाने के एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ को पचाने वाला एंजाइम होता है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट को भी पचाएगा, वसा को भी पचाएगा और प्रोटीन को भी पचाएगा। लाजवाब, बहुत बढ़िया गाइज। अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप सेशन को लाइक करें, साथ ही कमेंट जरूर करें। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अब हम अगला बढ़ते हैं। देखिए एक बार क्या आपका लैंगरहैंस की द्वीपिका। देखिए लैंगरहैंस की द्वीपिका क्या होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका यह एक अग्नाशय का ही एक भाग है। इसका खोज कौन किया था, लैंगरहैंस का। लैंगरहैंस नाम का चिकित्साशास्त्री ने किया था। और इसके बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका और गामा कोशिका से विभिन्न प्रकार का हार्मोन निकलता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बीटा कोशिका से क्या निकलेगा, इंसुलिन। अल्फा कोशिका से क्या निकलता है, ग्लूकॉन। और गामा कोशिका से क्या निकलेगा, सोमेटोस्टिन नामक हार्मोन निकलता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए इंसुलिन के बारे में पढ़ते। देखिए इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन कैसे होता है, यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस द्वीपिका से अल्फा कोशिका द्वारा बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। बहुत बढ़िया, बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसके बाद इसका खोज क्या होता है, व्हाइटिंग एंड वेस्ट ने 1921 में किया था। कब किया था, व्हाइटिंग एंड वेस्ट ने 1921 में किया था। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। क्या करता है, यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। देखिए इंसुलिन के अल्प स्रवन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जब आपके शरीर में इंसुलिन कम निकलेगा तो क्या होगा, मधुमेह नामक रोग होगा, जिसे आप डायबिटीज़ भी कहते हो। और रुधिर अब देखिए अब ये प्रश्न आता है कि भाई अब मधुमेह कहेंगे कैसे। तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, मतलब जब आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो वही तो यार मधुमेह कहलाता है। समझे। चलिए पढ़ते हम लोग आगे। देखिए इंसुलिन के अतिस्रवन से हाइपोपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ग्लूकॉन यह ग्लाइकोजिन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमेटोस्टेटिन यह क्या करेगा, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन का स्वांगीकरण अवधि को बढ़ाता है। तो गाइस आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले सेशन में नए और जोरदार तरीके से। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि स्टेप अहेड एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपकी सफलता में आपके हमेशा साथ रहेगा। सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।